आम खेती किसान कर रहे हैं इतने सालों से, तो उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। आज किसी भी किसान को आप देखोगे तो वो ये नहीं कहेगा भाई अपने बेटे को तू किसानी कर। अब जिस धंधे में आप आ रहे हैं उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद एक ऐसी खाद है और इकलौती ऐसी खाद है पूरी दुनिया में जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो होते हैं जो किसी भी पौधे को उगने के लिए चाहिए होते हैं। इकलौती ऐसी खाद है, दूसरी कोई ऐसी खाद नहीं है नेचुरल ऑर्गेनिक जिसमें सभी ये 17 के 17 पोषक तत्व उपलब्ध हो हमारे को। अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है, ये प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लेके उतरते हैं तो जो डिमांड है इसकी हमारे जो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट का वो कम है। आम किसान आपका टारगेट है ही नहीं। आम किसान जब हम सोचते हैं भाई किसान तो डालता ही नहीं, क्यों डालेगा किसान? एक किसान 1 एकड़ से साल भर में 60 से 70 हज़ार रुपये करता है, ठीक है, जिसमें से अगर प्रॉफिट भी देखेगा तो कितना निकलेगा? 20,000 1 एकड़ से, 30,000 हद से हद मार के मौसम अच्छा रह गया 30-35 हज़ार से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। अब हम उसको कहें भाई तू 10 क्विंटल इसको डाल 7 रुपये के हिसाब से भी तो 7-8 हज़ार का ये डाल ले तू, ठीक है, उसकी तो कॉस्टिंग बढ़ गई और वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ तो गई, जो प्रोडक्शन उसका आ रहा था 60-70 हज़ार का वो भी खत्म हो गया। झूठे वादे करने का कोई फायदा नहीं किसी भी किसान को। आपका कस्टमर है 90% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में भी, और जितने भी प्लांट लगते हैं उसमें से 90% बंद भी हो जाते हैं। हाँ, धंधा ऐसा है कि आज सर आप मानोगे नहीं, यहाँ तो हम 150 रुपये की बात कर रहे हैं, फॉरेन में 150, 200, 500 रुपये किलो तक इजीली जाता है। किलो का भाव मैं आपको बता रहा हूँ, 500 रुपये किलो तक भी यहाँ से ट्रेडर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत से बाहर, और हम यहाँ पर 7-8 रुपये किलो बेच रहे हैं। सोचो, वक्त निकाल के यहाँ आए हो कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ करना है, किसी को खेती करनी है, किसी को अलग अलग चीज़ों में करना है, लेकिन बेस क्या रहेगा कि कोई भी हम खेती करते हैं या ऑर्गेनिक हो चाहे ना भी हो ऑर्गेनिक, अभी हम जो नए लोग इसमें आएंगे तो हमारे को कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा। आम खेती लोग किसान कर रहे हैं इतने सालों से, तो उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। आज किसी भी किसान को आप देखोगे तो वो ये नहीं कहेगा भाई अपने बेटे को तू किसानी कर ले, वो कहेगा नहीं भाई तू नौकरी कर ले या कोई कुछ और कर ले या कुछ भी तैयारी कर ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी का क्या कंसेप्ट है कि धीरे धीरे यूथ भी और हमारे जो पहले के किसान भी हैं वो भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं ऐसी फसलों में जो उनको प्रॉफिट दे। फॉर एग्जांपल, कुछ किसानों ने सब्जी उगानी शुरू कर दी, कुछ किसानों ने बाग लगा लिए, कुछ किसानों ने नेपियर फार्मिंग करनी शुरू कर दी, जो कि नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे सीएनजी हो गया या बायो पैलेट हो गया, उसमें धीरे धीरे वो चीज़ें यूज हो रही है। आ जाइए सर, आ जाइए, राम राम जी। तो उन्होंने शिफ्ट होना शुरू हो गया। जब वो शिफ्ट हुए इसमें तो उनको ये पता लगा भाई हम जो कर रहे हैं वो सब जहर है, जो हम खेती बाड़ी में डाल रहे हैं इतने दिनों से, यूरिया हो, डीएपी हो या अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड और फंगिसाइड्स, अलग अलग चीज़ें। अब हमें जब उससे शिफ्ट होना है तो हमारे पास इकलौता एक ही चारा है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे भारत में। वो इकलौता एक ही हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट। क्यों? अब जिस धंधे में आप आ रहे हैं उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद एक ऐसी खाद है और इकलौती ऐसी खाद है पूरी दुनिया में जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो होते हैं जो किसी भी पौधे को उगने के लिए चाहिए होते हैं। इकलौती ऐसी खाद है, दूसरी कोई ऐसी खाद नहीं है नेचुरल ऑर्गेनिक जिसमें सभी ये 17 के 17 पोषक तत्व उपलब्ध हो हमारे को, ठीक है। यहाँ से इसका कंसेप्ट शुरू हुआ। हम इसे कैसे बनाते हैं वो अभी जनेंद्र जी आपको टेक्निकल सारा समझाएंगे। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है, होता क्या है और क्या यूज है इसका, ठीक है। फिर क्या हुआ, लोगों ने इसका देखा भाई मार्केट से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदने गए तो 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, रिटेल मार्केट में 120-150 रुपये किलो भी बिकता है। आप एनसीआर में किसी अच्छे स्टोर पर जाएंगे आपको 150 रुपये का 1 किलो का पाउच मिलेगा, ठीक है। हमारे से लेंगे होलसेल में 50 टन माल लेंगे हम, 7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो आपको दे देंगे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी क्या है, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है, ये प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लेके उतरते हैं तो जो डिमांड है इसकी हमारे जो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और प्रोडक्शन जो है क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट का वो कम है। ये चीज़ भी ये नहीं कि बोलने के लिए, हमें भी पता लगा जब हम मार्केट में उतरे, क्योंकि आप जब मार्केट में उतरते हैं तो जितने भी किसान हैं आपका ग्राहक जो है मेन जो है वो पॉली हाउस, नेट हाउस वाला जो सब्जी उगा रहा है या फल उगा रहा है, जो महंगी क्रॉप उगा रहा है वो है। आम किसान आपका टारगेट है ही नहीं, ठीक है। डिटेल में भी आपको बताएंगे, लेकिन आम किसान जब हम सोचते हैं भाई किसान तो डालता ही नहीं, क्यों डालेगा किसान? एक किसान 1 एकड़ से साल भर में 60 से 70 हज़ार रुपये करता है, ठीक है, जिसमें से अगर प्रॉफिट भी देखेगा तो कितना निकलेगा? 20,000 1 एकड़ से, 30,000 हद से हद मार के मौसम अच्छा रह गया 30-35 हज़ार से ऊपर नहीं जाता।
ठीक है। अब हम उसको कहें भाई तू 10 क्विंटल इसको डाल 7 रुपए के हिसाब से भी, तो 7-8 हज़ार का ये डाल ले तू, ठीक है। उसकी तो कॉस्टिंग बढ़ गई, और वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ तो गई, जो प्रोडक्शन उसका आ रहा था 60-70 हज़ार का, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पहले साल में आप जब इसे डालेंगे तो प्रोडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, धीरे धीरे असर करेगा अपनी जमीन में। आपकी जमीन इतने सालों से आदी हो चुकी है केमिकल की, यूरिया की, डीएपी की, पेस्टिसाइड्स की, तो नमस्कार सर, आ जाइए, पेस्टिसाइड्स की, तो अब एकदम से जब आप ये डाल देंगे तो नहीं आएगा, रिजल्ट आ ही नहीं सकता। झूठे वादे करने का कोई फायदा नहीं किसी भी किसान को, तो हम आम किसान के पास जाते ही नहीं, ठीक है। पहले बहुत गए, समझाया किसानों को, कोई आपके समझने में नहीं समझेगा। आपका कस्टमर है जो कि महंगी क्रॉप उगा रहा है, सीधा सा फंडा है, बहुत छोटा सा मार्केट है, लेकिन वो ही इतना बड़ा है कि पूर्ति नहीं हो पा रही उसकी भी, ठीक है। अब वो आपका जो किसान है, भले ही पॉली हाउस नेट हाउस वाला हो, भले ही कोई बाग बगीचे वाला हो, भले ही जो महंगी क्रॉप्स उगा रहे हैं, जैसे हिमाचल में सेब उग रहा है, JNK में सेब उग रहा है, तो ये जो क्रॉप्स हैं इसमें सारा वर्मी कंपोस्ट डलता है। फॉर एग्जाम्पल मानो, अभी मैं हिमाचल टूर पे था पिछले महीने, एक एक किसान एक एक एकड़ में वहां पर 40-40, 50-50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डालता है। मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं, पेड़ के अनुसार डलता है। एक पेड़ में 50 किलो, 40 किलो वर्मी कंपोस्ट। क्यों? केमिकल नहीं डाल सकता, आपका सेब की क्वालिटी नहीं निकलेगी, आप कहां बेचोगे उसको? किसान तभी डालेगा जब उसको क्वालिटी प्रोडक्ट उसका निकलेगा, जिसका उसको प्राइस मिलेगा। आप समझा दो भाई आपकी जमीन ऑर्गेनिक हो जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज भी खाते आ रहे हैं, आज तक भी आगे भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब उसके प्रोड्यूस का अच्छा भाव मिलता है मार्केट में, तब उसको, या फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल खीरे वाला जो किसान है, पॉली हाउस नेट हाउस वाला, वो क्यों डाल रहा है? वो इसलिए डाल रहा है कि उसका प्रोडक्शन जो निकल रहा था और अब जो निकल रहा है वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद, वो बढ़ गया प्रोडक्शन, वो सिर्फ इसलिए डाल रहा है। तो आपको कस्टमर बनाने नहीं जाना, कस्टमर ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको सिर्फ क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करना है, और थोड़ा सा आपको वक्त देना है मार्केट में घूमकर देखने में कि आपने किस मार्केट को टारगेट करना है। किस मार्केट से मेरा मतलब है कि मैं आज होलसेल में डील कर रहा हूं, आपने देखना कि आप रिटेल करना चाहते हैं कि होलसेल करना चाहते हैं। रिटेल में तो एंडलेस स्कोप है, आप 5 रुपए किलो से 10 रुपए किलो से लेकर और 150 रुपए किलो तक भी इजीली बेच सकते हैं। आज आप अमेजोन पे देखोगे 250 रुपए किलो भी बिकता है। तो ये आपने खुद नोटिस करना है क्या मार्केट है, किस में आपने टारगेट करना है। हमारा काम है आपको सिखाना, जो कि है आपको इसका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों महत्व रखता है इसमें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में जो कंपोस्ट आ रहा है, वो कंपोस्ट पूरा डीकंपोज्ड और वर्मी कंपोस्ट है ही नहीं। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है कि केचुआ गोबर को कंज्यूम करेगा, गोबर हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर हो, ऑर्गेनिक पदार्थ हो, कोई भी हमारा अवशेष हो फसल का, उसको वो कंज्यूम करेगा और एक्सक्रीटा करेगा। जो एक्सक्रीटा है वो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, सीधा सा हिसाब है उसका। अब वो जो वर्मी कंपोस्ट है, वो क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट मार्केट में नहीं है। आपने इसमें डाल दिया गोबर का बेड बनाकर, आपने 2 महीने में, 1.5 महीने में इसको निकाल लिया, वो डीकंपोज खाद है। प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट होगा जब केचो उसको कंज्यूम करेगा और एक्सक्रीटा करेगा, वो होता है वर्मी कंपोस्ट, जो कि लैब रिपोर्ट से और एक ट्रस्टेड सोर्स से जब आप लेते हैं तब वो जज किया जाता है, ठीक है। अब जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो 300 रुपये, 350 रुपये, ऐसा भी है कि लोग 500 रुपये किलो तक भी बेच रहे हैं, ठीक है। आप लोकल मार्केट में देखेंगे, दिल्ली NCR में आप लोग बैठे हैं या अलग अलग जगहों से आप लोग हैं, लोकल मार्केट में जो नर्सरीज हैं, जो आपके गार्डनर्स हैं, जो घर में अपना शौक से खेती बाड़ी करते हैं और करते हैं, उनको बहुत चाहिए होता है। मैं एक सीधा सा फंडा बोलता हूँ, भाई आपके जो सेक्टर है वहाँ पर एक कोठी जो है, मान लो 300 गज 500 गज वाली, जिसमें अंदर उसने गार्डनिंग कर रखी है, नमस्कार जी, अंदर उसने जो गार्डनिंग कर रखी है, अब उसको 10 बैग 5 बैग हर महीने के चाहिए। आपने 10 कोठी भी पकड़ लिया, आपके तो 50 बैग गए हर महीने के, और वहां पर कितनी कोठियां होंगी सोचो। सिर्फ आपने इतना सा काम करना है। मैंने कम से कम भी 4-5 धंधे कर लिए इसके साथ, अभी भी चल रहा है। लेकिन एक बात सबसे अच्छी जो इस बिजनेस की है वो ये है कि आपने सिर्फ प्रोड्यूस करना है और क्वालिटी थिंग प्रोड्यूस करनी है। लोग आपके पास चल के आते हैं, जैसे आप सब लोग यहाँ चल के आए, सिर्फ इतना सा आपने काम करना है। आपके पास सामने से ऑर्डर आते हैं फोन पर, आपने सिर्फ अपनी पहचान यूं बनानी है, भाई मैंने ये बना रहा हूं और मैं ये क्वालिटी बनाता हूं, तुम आकर देखो, मेरा प्लांट खुला है, ओपन है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप बंद कमरे में कर ही नहीं सकते, ये सब चीजें ओपन है। आप देखो, क्वालिटी देखो, यहाँ पर सब कुछ करो। अगर ये चीज आपने कर ली तो साल बाद भी आप प्रोडक्शन इतनी नहीं कर पाओगे जितनी डिमांड होगी। आज रनिंग में हमारे लगभग 5 प्लांट चल रहे हैं, 2 यहाँ जींद में है, एक पानीपत में है, एक मथुरा में है और एक हनुमानगढ़ में। अब इसमें क्या कंसेप्ट है कि अभी रिसेंटली हमारे को एक टेंडर मिला। टेंडर कैसा कि JNK में और हिमाचल में हमने हर तीसरे महीने 600 टन खाद देना है, ठीक है। अब 600 टन जो मेरे को खाद देना है, मैं तो नहीं बना सकता, मेरे 5 प्लांट मिला के भी नहीं बना सकते। साल का देखो तो बाबूजी 2500 टन माल हो गया, मैं नहीं बना सकता। और हर साल हम अपनी कैपेसिटी भी डबल कर रहे हैं, मैं कहाँ से उठाऊंगा? मेरे सारे प्लांट जो हैं वहां से उठाऊंगा, उसके बाद आप जैसे लोग जो हैं मेरे साथ कनेक्टेड है उनसे उठाऊंगा।
सीधा सा कंसेप्ट है, लेकिन मेरे को क्वालिटी चाहिए, ठीक है। रेट आपको मिलेगा बढ़िया, क्योंकि मुझे आगे से बढ़िया रेट मिल रहा है। ये है एक इकोसिस्टम जो सर ने आके बोला, ये इकोसिस्टम हम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मिले हैं। अभी सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी क्या है कि कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, मैं आपको डराऊं कुछ करूं, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। खेती बाड़ी करते आ रहे हैं लोग, कुछ यहाँ भी बैठे हैं जो कर ही रहे हैं काफ़ी सालों से। सिंपल सा गोबर है, केचुआ डालना है, खाद निकालना है, कोई भी कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन चीज़ वहाँ आ जाती है जब हम वहाँ पर सस्टेन करते हैं, पेशेंस रखते हैं, मार्केटिंग करते हैं और थोड़ी सी उसमें मेहनत डालते हैं। हाँ, धंधा ऐसा है कि आज सर आप मानोगे नहीं, यहाँ तो हम 150 रुपए की बात कर रहे हैं, फ़ॉरेन में 150, 200, 500 रुपये किलो तक इजीली जाता है। किलो का भाव मैं आपको बता रहा हूँ, 500 रुपये किलो तक भी यहाँ से ट्रेडर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत से बाहर, और हम यहाँ पर 7-8 रुपये किलो बेच रहे हैं। सोचो अब स्कोप कितना है, सोचो। आज एक छोटा सा चंक ऐसे लोगों का जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गोबर जब 70 रुपये किलो जा रहा है सर यहाँ से, और इतना करोड़ों अरबों रुपए का जा रहा है, तो वर्मी कंपोस्ट सोचो क्या होगा। एक कण में देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, 300 करोड़। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, फैक्चुअल बात है, रिपोर्ट्स हैं इसकी। 300 करोड़ 1 ग्राम में। अब उस देसी गाय के गोबर से जब आप प्रोसेस करके वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इसमें कितने होंगे सोचो। तभी इसका इतना महत्व है और इसकी इतनी डिमांड है कि ये एक मैजिक की तरह काम करता है आपके खेत में, ठीक है। आज नहीं करेगा, आज आपने डाला, धीरे 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 3 साल का वक्त लगेगा आपकी ज़मीन को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने में, ठीक है। आज आपने इसका यूज़ शुरू करा, आप 10 क्विंटल की डोज डालेंगे, साथ साथ केमिकल डालेंगे, तो विद टाइम दूसरे साल और केमिकल कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तीसरे साल ये बिल्कुल खत्म कर देंगे, केमिकल बिल्कुल खत्म कर देंगे और इसको पूरा डिपेंड कर देंगे। 20 क्विंटल आप 1 एकड़ में डालेंगे, तीसरे साल में, चौथे 5वें साल में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़मीन इतनी कैपेबल हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि इसकी कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल जीवामृत चलाओ, अपना आपने खुद की खाद है, गोबर है, सबके पास, कईयों के पास गायें भी हैं, खुद बनाओ खाद। केचुआ मिल जाता है सस्ता सा, 1 क्रेट केचुआ लो, अपना बनाओ खाद खुद पर, और वहीं अपने खेतों में यूज़ करो। जीवामृत बनाओ, निमास बनाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं केमिकल की किसी भी चीज़ की। ये चीज़ें आपने किसानों को बतानी है ना, जो कि हम बताते हैं हमारे माध्यम से। अब आपका माध्यम हो सकता है किसी FPOs के थ्रू, किसी नेटवर्किंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किसी भी थ्रू, ठीक है। सब ने अपना सोशल मीडिया शुरू करना है, सब ने अपना जो है वो करना है, प्रचार करना है सोशल मीडिया के थ्रू, जाकर FPOs में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में। एक लोग हैं मेरे पास पटना से, उन्होंने सर लगभग 80 बेड का प्लांट लगा रखा है, कहीं नहीं गए कहीं भी, केवल और केवल हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, वहाँ गए। वहाँ जाके ऑफिशियल से कहा कि सर हमारी मदद करो, आपके पास जो भी किसान है, क्योंकि मज़े की बात क्या है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से जो किसान जुड़ा होगा ना, वो प्रोग्रेसिव ही होगा, ठीक है। तो आप किसानों से हमको जुड़ाओ, ठीक है। 1-2 बार बस देखो, अगर उनको पसंद आता है और अच्छा माल, मतलब वो समझते हैं भाई क्वालिटी और प्रोड्यूस अच्छा हुआ है, तो आप बता देना, आगे हमसे आगे माल ले लेंगे। सर सिर्फ ऐसे ऐसे करके आज वो बंदा लगभग 500 बेड पे रन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे। उन्होंने किसानों से मिलवाया, वो 2 किसान मिले, उनमें 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। वो बढ़ते बढ़ते आज 200 किसानों को उसके पास वो है, और एक किसान 50-50 क्विंटल सर खाद लेता है उससे हर सीजन में। तो एक ये बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एक किसान जो कि 2 पोली हाउस, 3 पोली हाउस भी चला रहा है, वो भी साल में आपसे 3-4 लाख रुपए का खाद ले लेता है। सिर्फ एक किसान की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितने किसान है सोचो, 70% तो आबादी हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसानों पर ही डिपेंडेंट है, और मैक्सिमम किसान अब शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे पोली हाउस हो, चाहे बाग बगीचे हो, चाहे कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। अभी मैं जिनेंद्र जी को बुलाता हूँ। ये जो है बेड्स का स्ट्रक्चर होता है, वो अभी आपको समझाएंगे वैसे प्रैक्टिकली। इसमें क्या है, हमने ना साइड में ये नाली वगैरह छोड़ रखी है ताकि बेड्स में पानी ना भरे। केचुआ मरना शुरू होगा जब बेड्स में गर्मी होगी या उसमें पानी भर जाएगा, उसका दम घुट जाएगा, वो मर जाएगा। केचुआ ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि धूप में ये काम नहीं कर सकता, इसको चाहिए अंधेरा, तभी हम इसे बेड्स को ढक कर रखते हैं, ठीक है जी। नमस्कार जी, मैं जिनेंद्र कुमार। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग की थी स्कूल छोड़ने के बाद में रेलवे में ठेकेदारी के थ्रू। उसके बाद उसको छोड़ दिया क्योंकि घर से बाहर रहना पड़ता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने शुरू किया प्लम्बिंग का काम। प्लम्बिंग का बहुत अच्छे लेवल पर था कोविड से पहले तक। कोविड के बाद में इफ़ेक्ट हुआ, हम घर पे बैठे थे, सोचा भाई अब कुछ और करते हैं जिसका इफ़ेक्ट भविष्य में ऐसी कोई महामारी आए तो ना आए। तब हमने रिसर्च किया और हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट डाली मात्र 4 बेड से, जो हमारे गांव के अंदर है। हमारी मदर प्लांट हमारा वहीं पे है। ये हमने अभी शुरू किया थोड़े टाइम पहले। और हमारे 2-4 प्लांट, एक पानीपत के अंदर है, एक मानसा के अंदर है, एक हनुमानगढ़ के अंदर है, एक लोहारू के अंदर है।
हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एक आर्ज ऑर्गेनिक्स है या सात्विक ऑर्गेनिक्स है। हमारी एक यूनिट्स ऑफ चैन है जिसमें हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम उनका वर्मिंग कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, उनकी सेल्स में मदद करते हैं। जैसा भी हमारा उनके प्रति जो भी है, हमारा धरती को जो लौटाने वाला कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं। हम ये नहीं है आप आए हो प्रोफेशनली भाई हमें धंधा बनाना है 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 100 करोड़ का, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको करना है अपने लिए करना है, आपको कमर्शियली जाना है, या आपको किसी और पर्पज़ के लिए करना है, आपको वो खुद देखना है। अगर आप सोच रहे हो भाई हमें कमर्शियली करना, तो कमर्शियली आपको कितना पैसा चाहिए उस हिसाब से आपको यूनिट एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो मेरे 2 एकड़ के लिए चाहिए, आप 2 बेड से शुरू कर सकते हो, 1 बेड से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सोचना है कि इसमें 2 चीज़ें आपके फेवर में हैं, एक तो आपको रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल आपका वेस्ट है, वेस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगा। दूसरा क्या है, आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक में किसी को भी पकड़ के आप आराम से अपना काम करवा सकते हो। आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैसे बनेगा और कैसे इसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। आपको अच्छा लंबा चलना है तो अच्छी क्वालिटी का खाद बनाओ, प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग वगैरह करके सामने वाले कस्टमर को दे दो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलो वो ग्राउंड पे आ जाओ सर, ये देख लो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब चीजें, स्टार्टिंग कहाँ से फिर होती है अपने बातें करते रहेंगे बैठकर। अभी सर जब हम स्क्रैच से करते हैं ना, तो कमर्शियली हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम करें बिल्कुल बड़े लेवल से, हाँ जी, 1 एकड़ से 2 एकड़ से। 1 एकड़ में इनिशियल मान के चलो 15 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, जिससे आप साल भर में इजीली 500 टन तक खाद निकाल लेते हैं। टर्नओवर 30 लाख के आसपास, सीधा हिसाब है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो हमारे को है कि सीखनी भी है चीज़ें धीरे धीरे, तो हम कमर्शियली ये सजेस्ट करते हैं कि आप 30 बेड से मिनिमम शुरू करो। 30 बेड जब आप लगाओगे तो आपके पास 3 महीने बाद इतना खाद होगा कि आप मार्केट में ले जाकर उसको बेच पाओगे। 2-4 बेड से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीखने के पर्पज से अगर लगाना चाहते हो तो, ठीक है। कमर्शियली करना है तो मिनिमम 30 से 50 बेड्स, ठीक है। अब वो बेड्स कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़मीन जो है बिल्कुल प्लेन है। अभी ये जैसे हम खड़े हैं बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, इस पे हमारे का क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ज़मीन पर हमारे पास अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसको एक सार कराना है, बिल्कुल भले ही आप रोटावेटर कराओ, उसके बाद कंप्यूटर गोडी कराओ, एक सार कराना है, ताकि वहां पर बारिश आए या कुछ भी आए तो पानी का भराव ना हो वहां पर। आप सब ये चीज़ें नोट भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो पानी का उस पर भराव ना हो, क्योंकि बेड जहां भी हम बनाएंगे वहां पर अगर बारिश हो में, आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा जब आती हैं तो पानी भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो मथुरा में लगाया वहां पर पानी भर गया इस साल। अब पानी जब भरा उसमें तो कुछ बेड्स बिल्कुल डूब गए पानी में, जिसमें 2 दिन तक पानी नहीं निकला, तो वो केचुआ मर गया उन बेड्स का। 8-10 बेड्स थे 50-50 फुट के, तो केचुआ बिल्कुल मर गया। आपने एक चीज़ देखनी है कि सबसे जो मेजर इन्वेस्टमेंट है आपकी वो केचुए की है। ये तो क्या है, बाकी चीज़ें तो अगर 6,000 का हम बेड बोलते हैं, 6,000 का आपका बेड तैयार होगा तो उसमें से 4500 रुपये का तो केचुआ ही है, बाकी 1500 का है गोबर आपका, पन्नी हो गई या कुछ भी और चीज़ें हो गई रॉ मटेरियल। तो केचुए का आपने बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला जिस भी ज़मीन पे करो, जो लोग अभी ज़मीन नहीं लेंगे, कहने का मतलब किराए पर लेंगे जैसे भी, उनके लिए ज़मीन देखो तारबंदी हो ज़मीन की, ठीक है। ज़मीन जो है वहां पर बारिश में भराव ना होता हो पानी का, या पड़ोसी का पानी ना होता हो वहां पर, ठीक है। तीसरा, रोड के नज़दीक हो ज़मीन। ज़मीन जितनी रोड के नज़दीक होगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कल को आप खाद भेजोगे, मटेरियल आएगा, सब चीज़ें आएंगी। रोड से जितना दूर होगी, फॉर एग्जांपल कच्चे में अगर ज़मीन है आपकी तो गाड़ियां भी धसेंगी, आपका काम भी नहीं चल पाएगा और कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ज़मीन का आपको क्लियर है। उसके बाद बिजली और पानी की सुविधा हो ज़मीन पर। पानी होना चाहिए मीठा, खारा पानी नहीं चलेगा। खारा इन द सेंस, कई लोग बोलते हैं भाई खारा भी नहीं है पानी, लेकिन ऐसा ही है कि तो उसमें देखो कि पशु आपका पानी पी रहा है, आप पी पा रहे हो पानी, अगर आप कंज्यूम कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो सकता है कई जगह पर खारा इतना नहीं होता पानी, लेकिन यूँ होता है कि चलो पी सकते हैं इमरजेंसी में, वो पानी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का वहां पर प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी शुरू करेंगे, जो लोग खेत में ही रहते हैं, ढाणी में रहते हैं, तो वो लोग तो खुद संभाल सकते हैं, लेकिन अगर दूर जमीन लीज पर लेके करेंगे तो आपको एक बंदा चाहिएगा जो वहां पर रहे।
भले ही आप हो या कोई बंदा हो जो आप वहां पर संभालेगा, सारा रात दिन वहीं पर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप शुरू कर रहे हो 30 बेड से, या भले ही 5 बेड से या 50 बेड से, एक बंदा आपको जरूर चाहिएगा। आप चाहे 10 बेड लगा लो चाहे 50 लगा लो, वो एक ही बंदा लगेगा आपको। ठीक है, 100 बेड तक पहुंचोगे 2 बंदे आपको लगेंगे परमानेंट। जब आपके बेड, हाँ हाँ जी, सिर्फ एक आदमी मेंटेन करने के लिए रोज वो काम करता रहेगा, धीरे धीरे आपका काम चलता रहेगा। 50 बेड तक एक आदमी आपको बतेरा, 100 बेड पे जाओगे तो 2 आदमी। आप फॉर एग्जांपल यहाँ बेड्स देख लो आपके आगे कितने हैं, अगर आप 30 फुट के अनुसार हिसाब लगाओगे तो कितने, हाँ स्टैंडर्ड बेड जो होता है वो 30 फुट का होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर उस हिसाब से लगाओगे तो इतना बड़ा आपके आगे प्लांट है, लगभग 1.5 एकड़ का, एक बंदा रहता है यहाँ पर सिर्फ जो मेंटेन करता है। आपको जब ये बेड्स बनाने होते हैं और जब ये प्रोसेसिंग करनी होती है तो बंदे जो हैं गांव में इजीली दिहाड़ी पर मिल जाते हैं, है ना। 300 रुपये में, 400 रुपये में लेडीज मिल जाएगी, 500 रुपये में जेंट्स मिल जाएंगे, 100-200 ऊपर नीचे जगह के अनुसार। ठीक है, तो आप इजीली उनसे काम करा सकते हैं। अब बैक टू द पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था कि लैंड आपकी जो है सिलेक्ट हो गई, उसके बाद लैंड प्रिपेयर करने के लिए आपको लैंड को करना है एक सार। पहले रोटावेट कराओ अगर कोई फसल थी उसके ऊपर, तो ताकि जो अवशेष है वो खत्म हो जाए फसल के, उसके बाद उस पर कंप्यूटर गोडी कराओ। ठीक है, वो आप इजीली किसी से भी कहोगे, गांव में कोई भी बंदा करा देगा। ठीक है, अब उसके बाद जमीन आपकी एक सार हो गई, आपका सिंपल सा फंड है, पन्नी लेनी है आपने, 250 माइक्रोन की मिले तो बहुत बढ़िया, कम की भी मिले तब भी चल जाएगी, लेकिन लेनी है ब्लैक कलर की। व्हाइट वाली पन्नी नहीं चलेगी, फट जाएगी, एक सीजन भी नहीं निकालेगी सिंगल साइकिल भी। ब्लैक कलर की आपने पन्नी लेनी है, इसमें 250 माइक्रोन की मिल जाएगी आपको, लगभग 90-95 रुपये किलो, अब तो रेट कम आ गया शायद इसका, 100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी पन्नी। एक बेड में सर हम स्टैंडर्ड साइज लेके चलते हैं, 3.5 फुट चौड़ाई, जो कि हम 4 फुट बोलते हैं, 4 हो जाती है लगभग, 4 फुट चौड़ाई, 30 फुट लंबाई और 1.5 फुट ऊंचाई। आपने जो इसकी ऊंचाई है वो सर्दियों में 2 फुट तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ऊपर नहीं करना, 2 से ऊपर करोगे बेड में गर्मी बन जाएगी, जितना ऊंचा बेड उतने चांसेस उसमें गर्मी बनने के। तो ऊंचाई आपने रखनी है केवल 1.5 फुट की। एक बेड में सर लगभग जो स्टैंडर्ड साइज है 1500 किलो गोबर आता है, 15 क्विंटल बोल लो, 1500 किलो बोल लो, इसमें गोबर आता है। ठीक है, जमीन एकसर करने के बाद पन्नी बिछा ली, उसके बाद आपका काम है गोबर का। गोबर कहाँ से लेंगे? गोबर सर आपके आसपास कोई भी गौशाला हो, कोई भी डेयरी हो, वहां से आप गोबर प्रोक्योर करेंगे। रॉ मटेरियल आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, किसी भी फसल का अवशेष हो, आपके घर के छिलके हो, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेजरली क्या है कि जब आप बड़े लेवल पर करते हैं ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो आपको गोबर ही चाहिएगा, क्योंकि कमर्शियली और कोई चीज ऑर्गेनिक ऐसे अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो गोबर आपको जो मिलेगा वो किसी भी गौशाला से या डेयरी से इजीली प्रोक्योर कर सकते हो। रिकमेंडेड है कि गौशाला से ही लो। ठीक है, गाय के गोबर में अच्छी गुणवत्ता है, अच्छे जीवाणु हैं, सब चीज़ हैं। भैंस का भी ले सकते हो, जो भी इजीली अवेलेबल हो। गोबर आपने देखना है सर, गौशाला या डेयरी जिससे भी लोगे, पक्का फर्श हो, कच्चा ना हो, मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। खुद के लिए कर रहे हो बेशक करो, मिट्टी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कमर्शियली कर रहे हो तो मिट्टी उसमें नहीं चलेगी, मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, भले ही नर्सरी में बेचो या किसी डायरेक्ट कस्टमर को बेचो। ठीक है, पक्के फर्श की गौशाला हो। दूसरा, गोबर आपको अलग अलग जगहों से आप आए हो तो अलग अलग रेट में मिलेगा। कई जगह ऐसी हैं, जैसे मैं मान लो जब हिसार में करता था तो मेरे को 20 पैसे का केवल पड़ता था गोबर अपने प्लांट पर। ठीक है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि 70-80 पैसे में भी गोबर नहीं मिलता कई जगहों पर। ठीक है, 1 रुपया प्लस भी जाती है कॉस्टिंग। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि गोबर की कॉस्टिंग आपकी 70 पैसा 75 पैसा से ऊपर ना जाए। 80 पैसे तक भी होगी तब भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 रुपया टच हो गया तो आपका सारा कॉस्टिंग हिल जाएगी। या फिर आप ऐसी मार्केट में हो, जैसे मान लो महाराष्ट्र में 10 रुपये 11 रुपये किलो 12 रुपये किलो खाद इजीली बिकता है, तब आप लो 1 रुपया 1.5 रुपये किलो गोबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हो भी उस मार्केट में जहां आपने बेचना 7 रुपये किलो है और आप ले भी 1 रुपये किलो रहे हो, तो आपको नहीं जमेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें आपने देखनी है। गोबर की कॉस्टिंग कम से कम होगी, क्योंकि आपका मेन रॉ मटेरियल यही है। ठीक है, गोबर और लेबर, सीधा सा हिसाब है। गोबर आपने गिरवाना है सर, गोबर कितना पुराना होना चाहिए? 15 से 20 दिन पुराना हो तो सबसे बेस्ट। आपको ताज़ा मिलता है, ताज़ा ले लो, उसको अपने प्लांट पर 15 दिन ठंडा कर लो। ठीक है, 15 से 20 दिन पुराना हो, मैक्सिमम नहीं मिलता आपको ताज़ा, कई जगहों पर नहीं मिलता ताज़ा, तो 1-1.5 महीने तक का भी चलेगा, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा का नहीं हो, क्योंकि वो अपने आप से डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डीकम्पोज गोबर आपके कोई काम का नहीं है, क्यों? फिर केचुआ कंज्यूम उसको करेगा ही नहीं। केचुआ काम के डीकम्पोजिशन का तो काम है। ठीक है, गोबर आपको समझ आ गया सारा। उसके बाद गोबर आपने ठंडा करना है सर 15 दिन। ठीक है, गर्मियों का मैं आपको बता रहा हूँ, सर्दियों में हो सकता है 10 दिन में आपका ठंडा हो जाए गोबर। गोबर चेक कैसे करेंगे? चेक करने का एक ही इलाज है, हाथ डालो, चेक करो, हाथ से आपको लगाकर पता लग जाएगा भाई ठंडा है गर्म है। ठीक है, आपको कोई इसमें मीटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई हमको वो लेना पड़ेगा, भाई कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, आप डालोगे हाथ, सिंपल सा आपको पता लग जाएगा भाई ये तो ठंडा है या गर्म है। ठीक है,
दूसरा, गोबर को जो ठंडा करोगे आप, दो ऑप्शन है, या तो आप बेड्स बना दो ऐसे जो मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज बताया है 1500 किलो गोबर का, एक ट्रॉली जो आएगी आपकी छोटी 30 क्विंटल के आसपास की आएगी, दो उसमें बेड बनेंगे, ठीक है। या तो बेड्स बना दो फिर उसको ठंडा कर लो, ठीक है, या फिर उसको ढेरी में ही बीच में उसके कुआं सा बनाकर उसमें पानी भर दो, पानी नीचे से रिसता जाएगा और गोबर ठंडा होता जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपने लगभग 14 बार उसमें पानी लगना चाहिए, चाहे तो 7 दिन में लगा लो सुबह शाम करके, ठीक है, 14 बार, या फिर 14 दिन में लगा लो, वो आपके ऊपर है। ठंडा होने के बाद सर, बेड बनने के बाद आपका सिंपल सा प्रोसेस है, आपको चाहिएगा केचुआ और साथ ही साथ रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। रॉ मटेरियल क्या कि आप इसको किस चीज़ से ढकोगे, किसी जगह पर पराली उपलब्ध होगी, किसी जगह पर बोरी होगी, किसी जगह पर केले के पत्ते होंगे, जो भी आपको इजीली मिलता है, या ग्रीन नेट हो, ठीक है, ग्रीन नेट भी मिल जाएगा। ग्रीन नेट गर्मियों में कामयाब नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ें आप लगा सकते हो, बोरी हो, पराली हो या केले के पत्ते हो, ग्रीन नेट नहीं चलेगा। सर्दियों में काम दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बारिशों में काम दे जाएगा। बेड आपने बना लिया, ये रॉ मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, आपको चाहिएगा केचुआ, ठीक है। केचुआ इजीली आपको मार्केट में 70-80 रुपए किलो से लेकर और 1500 किलो तक भी जाता है, ठीक है, प्रति किलो। डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज के लिए चाहिए, कैसे चाहिए। आप कमर्शियली कर रहे हैं, आपको समझ है सारी, आप सोचते हैं भाई हम मैं खुद कर लूंगा, मेरे को कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, तो हम भी कम रुपए में केचुआ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें तो आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये समझना, देखना और करना बहुत अंतर है। अगर आपका सपोर्ट चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, आपके इकोसिस्टम में जुड़ना है, आगे खाद बेचने में भी हेल्प चाहिए, सब चीज़ें चाहिए एंड तक में, तो केचुए का भाव हम देते हैं 150 रुपये किलो। मार्केट में आपको 60, 70, 80 रुपये किलो से लेके और 1000 रुपये किलो तक भी महाराष्ट्र में लोग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सर, केचुआ कितना डालना है, एक रनिंग फुट में 1 किलो केचुआ आपका डलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो 30 फुट का हमारा स्टैंडर्ड साइज का बेड है, उसमें 30 किलो केचुआ डलेगा, ठीक है। 50 फुट का है तो 50 किलो डलेगा। अब जो बेड आपने प्रिपेयर करा है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्या वो ठंडा है या गर्म है। कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन ठंडा करने के बावजूद भी आपका अगर ताज़ा गोबर होगा तो ठंडा नहीं होगा, गर्मी उसमें होगी। आपने प्रॉपर उसको चेक करना है, ठंडा हो जाए आपने उसमें केचुआ डाल देना। केचुआ आप अगर समझ गए, ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, आपको यूँ कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ मैं डाल सकता हूँ, कर सकता हूँ, आप 50 बेड लगा रहे हैं, 1000 लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप डाल लीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे तो एक्सपर्ट चाहिए सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो हमारा एक्सपर्ट आएगा, या किसी का भी जिससे भी आप जुड़ोगे आएगा, वो सेटअप करेगा आपका पूरा, आपको संभलवा कर, आपके जो बंदे होंगे वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देकर ऑन ग्राउंड, या आपके बंदे यहाँ भी आना चाहिए तो यहाँ भी ट्रेनिंग देकर उनको सिखाकर और प्रॉपर आपको जो है संभलवा के आ जाएगा। फिर विद टाइम आपको जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फ़ोन पर कनेक्टेड हैं, मेरे लोग, ठीक है, मैं फ़ोन पर कनेक्टेड हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आ भी जाएंगे, आप कहीं से भी होंगे पूरे भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केचुआ डालने के बाद सर आपने फिर से उसमें पानी डालना है ताकि केचुआ अच्छे से उसमें रम जाए, सर्वाइव हो जाए। आपने बेड को ढकना है हाथों हाथ, बेड को खुला नहीं छोड़ना एक दिन भी। फॉर एग्जाम्पल आपने केचुआ डाल दिया, सर्दी का टाइम है या गर्मी का टाइम है, कुछ भी हो, रात को सर्दी का टाइम ना आपने बेड खुला छोड़ दिया, मर जाएगा केचुआ। गर्मी का टाइम है, खुला छोड़ दिया, मर जाएगा केचुआ, ठीक है। जब आप शुरू में डालते हैं, अभी हमारे इसमें केचुआ है, खाद बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस शुरू हो गया, ऊपर लेयर बन गई खाद की, केचुआ ऊपर आ ही नहीं रहा। लेकिन जब कच्चा गोबर है तो ऊपर से तो खाना शुरू करेगा, वो प्रोसेसिंग तो ऊपर करेगा, और जब आप केचुआ उसमें डालेंगे तो ऐसा नहीं पहले दिन अंदर चला जाएगा, धीरे धीरे वो चलेगा, अपना काम करेगा। तो उसको ढक दो, बेस्ट है। ढकने के बाद सर आपका सिंपल सा प्रोसेस है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना 3 महीने तक। आपने इसमें रोज पानी डालना है, अगर गर्मियों का टाइम है, ठीक है, अगर सर्दियों का टाइम है 2-3 दिन रुक कर भी डाल सकते हो। गर्मियों का है तो सुबह शाम आपने इसमें पानी डालना है। पानी भी यूं नहीं डालना कि पूरी भाई आप डाल दिया पानी, पानी भर गया भाई, ओवर हो गया। हाँ, गोबर उठाओगे, जैसे ये खाद है, खाद उठाओगे और इसका बनाओगे लड्डू। लड्डू नहीं बन रहा ना, तो मतलब नमी कम है इसमें, बेड के अनुसार ये तो खाद हो गया। लड्डू बन रहा है तो पानी की कोई जरूरत नहीं। केचुए को चाहिए केवल नमी, पानी उसको नहीं चाहिए, भराव उसको नहीं चाहिए। आप उसमें नमी चेक करोगे, रोज चेक करना है बेड का टेम्परेचर, अगर उसमें नमी प्रॉपर है तो पानी नहीं देना, नमी की जरूरत है तो उसमें पानी देना है। आप अभी आपको हम छोड़ देंगे, आप देख भी सकते हो, प्रॉपर चेक कर सकते हो, हाथ डाल के प्रॉपर सब चीज़ें करके कि कैसे कैसे चीज़ें प्रोसेस होंगी। जब पानी की जरूरत है तो पानी भी आप पाइप से दो, चाहे स्प्रिंकलर लगाओ, चाहे कैसे भी दो, जैसे भी आपको इजी लगता है, ठीक है। अब मथुरा वाला हमारा प्लांट है, वहाँ पर सर 400 बेड्स हैं, सॉरी। अब वो 400 बेड्स को हम हाथ से तो पानी नहीं दे सकते, तो वहाँ पर स्प्रिंकलर लगाए हमने, ठीक है, रेन गन भी लगाई हमने, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़े बेड्स हैं तो आप हाथ से भी पानी दे सकते हैं। हाथ से जब आप पानी देते हैं पाइप से तो सबसे बेस्ट दिया जाता है। स्प्रिंकलर लगाओगे थोड़ा सा अनइवन होगा, किसी का से ज़्यादा गीला होगा, किसी से कम होगा। किन्हीं बेड्स में तैयार होगा खाद तो वो गीली हो जाएगी, किन्हीं में तैयार नहीं होगा तो उसमें पानी जाएगा नहीं, तो वो अनइवन होगा सारी चीज़ें। पाइप से करोगे पता है भाई लड़के को कि भाई इसमें ज़रूरत है तो इसमें दे दिया, उसमें नहीं है तो उसमें नहीं दिया। उसके बाद सर बेड लगे बाद टेम्परेचर आप रोज़ चेक करेंगे, पानी आप रोज़ डालेंगे। 25 दिन बाद आपने इसमें काट लगानी है।
काट का मतलब कि जो आपका ये बेड है इसको आपने उलट पुलट करना है। उलट पुलट करने का मतलब क्या है कि जो केचुआ उसमें है वो जितना आप उसको हिलाओगे उतना ज्यादा और बेटर वो काम करेगा, जितना आप उसको सुस्त छोड़ दोगे उतना धीरे धीरे वो खाद बनाएगा। ऐसी भी बातें हैं कि आप अगर 3 महीने में 3-4 बारी काट लगाते हैं तो वही जो 3 महीने 90 दिन वाली साइकिल है वो 70 दिन पर 60 दिन पर भी आ जाती है। प्रैक्टिकली हमने करा है, हम लोग करते हैं, ठीक है। जितना आप काट लगाओगे लेकिन उसके साथ कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि काट लगवा रहे हो ना आप। अब आप 50 बेड खुद तो लगाओगे नहीं काट, लेबर बुलाओगे, काट लगवाओगे तो कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो ये रिकमेंडेड है 3 महीने की साइकिल में 2 बार आप काट लगवाओ, पहले 25 दिन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 दिन में। उसके बाद आपका जो है खाद तैयार होना शुरू हो जाता है और आप लेयर बाय लेयर उसको उतार सकते हो। अब हमारा यहाँ कैसे है सर, उतार की बात जब आती है आपका खाद तैयार होगा, टेम्परेचर चेक करोगे, इस दौरान कोई दिक्कत आई आप हमसे पूछ सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अमूमन आती नहीं दिक्कत इसमें। केचुआ चेक करना है सर, केचुआ अच्छा है, दिक्कत तो नहीं आ रही, मर तो नहीं रहा केचुआ, टेम्परेचर ओके है, बेड का नमी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना कोई आपका फालतू लेबर लगनी, ना कोई आपका खर्चा, ना कोई मेंटेनेंस, ना कोई बिजली, ना कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद आपका जो खाद है काट लगाने के बाद तैयार होना शुरू हो जाता है। फावड़े से खाद लगानी है, जैसे मान लो कस्सी से लगा लो या फिर दूसरी जो होता है ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता सर। जैसे आप इसको उतारोगे ना धूप में तो केचुआ अपने आप नीचे जाता रहेगा। भाई मैं आपको उतार का भी बता रहा था। खाद जब आपकी तैयार हो जाती है, आ जाओ सर। नहीं कटते सर, नहीं कटेंगे, हल्के हाथ से लगेंगे। वो वैसे नहीं मारनी सर, ये गोबर है, मिट्टी नहीं है। ये रमन जी है पानीपत वाला प्लांट इनके उससे, हाँ। तो वो आपके अभी बताता हूँ, वो आपको ना अभी सारे दिखा देंगे औजार जो हैं, ठीक है, वो जो सब ये लोग करते हैं दिखा देंगे आपको। सरसरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ सारा। आप क्या कह रहे थे सर? पहला हार्वेस्ट लगभग आप पे डिपेंड है, अगर कार्ड ज्यादा लगवा लोगे तो 65 से 70 दिनों में इजीली आपका आ जाएगा, और उससे पहले भी आ जाता है। लेकिन जो पहली साइकिल है ना उसमें इतना टाइम लगेगा। हाँ हाँ, मिनिमम इतना लगेगा। विद टाइम जल्दी होने लग जाता है सर। हम तो 30-35 दिन में लेना शुरू कर देते हैं। केचुआ ज्यादा हो गया बेड्स में, हम निकालते ही नहीं केचुआ इसमें से, तो जल्दी खाद तैयार होना शुरू हो जाता है आपका। अब जब आपका खाद तैयार हो जाता है उसके बाद से आपको ऊपर से खाद ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे इन बेडों में आपको दिख रहा है। आपने सिंपल से लेना है, जो अभी आपको दिखाएंगे, कुरेदा लेना है, कुरेदे से इसको कुरेदते जाना है धीरे धीरे, खाद ऊपर का ढीला होता जाएगा, ठीक है। ये मिट्टी वाला हिसाब नहीं है कि आपने कस्सी मारी और केचुआ मर गया और वो खाद है सर, ये पहले मुलायम है सारा, है ना। तो वैसे नहीं मारना, आपको हल्के हाथ से ही करना है सारा। आप इसको कुरेदा मारते जाओगे, केचुआ नीचे जाता रहेगा, क्योंकि धूप में केचुआ नहीं टिकता, ठीक है। ऊपर से खाद उतारो, जहां तक खाद तैयार होगा उतारो, नीचे कच्चा है छोड़ दो, पैक कर दो बेड दोबारा काट लगा के, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, खाद तैयार होता जाएगा। अब जैसे हमारे ऑर्डर हैं तो होता जाता है, हम उतारते जाते हैं। ऑर्डर नहीं होते मान लो आपके पास, तो बनने दो खाद, काट लगाते जाओ और इकट्ठे उतार लो, दोनों ऑप्शन है। लेकिन विद टाइम जब आपका मार्केट बन जाएगा तो आपको रोज खाद उधर से जो है उतारना पड़ेगा धीरे धीरे, जो है ना। उसमें क्या सर, केचुआ जब नीचे आ जाएगा, आपने खाद उतार लिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका गोबर बिल्कुल ठंडा हो गया, आपने 15-20 दिन लगाकर बिल्कुल ठंडा कर लिया, तो उसके ऊपर डाल दो गोबर। नहीं, आपको डाउट है, जो रिकमेंडेड भी यही है कि बेड बनाओ उसके साथ में। फॉर एग्जांपल ये 2 बेड हैं, इसको खाली कर देंगे, बीच में एक बेड बना देंगे, केचुआ अपने आप से उस बेड्स में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बेड बनाओ, केचुआ उठाओ हाथ से, केचुआ हाथ से ही होगा, हाथ से उठाओ तसले में, उसके ऊपर डाल दो, ठीक है। दोनों सी बातें हैं इसमें, फिर वही रिपीट होने लग जाएगा जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया पूरा एक साइकिल में, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है खाद बनने का, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके सवाल है आप नोट कर लेना एक बारी के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा पैकेजिंग का, प्रोसेसिंग का और मार्केटिंग का। प्रोसेसिंग का ऐसा सर, जब आपका खाद ये उतरता है, जब आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको छानने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ किसान ऐसे हैं जो खुद के लिए बनाना चाह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है छानने की, खुद के खेतों में आप यूज करो, ठीक है। लेकिन जब आप बेचते हैं तो आपको फाइन खाद चाहिए होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ना तो भाई आपको खरपतवार चाहिएगी, ना आपको कोई पराली के अवशेष चाहिए, ना केले के पत्ते के, ना बोरी के। तो बिल्कुल छना हुआ खाद मार्केट में जाता है। छानने के लिए मशीन्स है जो वहां पर पड़ी हैं, अभी आपको दिखा देंगे, आ जाइए सर। वो मशीन है सर, छानने का हिसाब किताब है आपका। जितना भी ये 1500 किलो आपने डाला है, उसमें से लगभग 600 किलो आपको जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार मिल जाता है 70 से 90 दिनों में। 1500 किलो का 40% लगभग। उसके बाद आप उसको जब छानेंगे खाद को, अगर आप खाद छानते हैं गीली तो आपका काफी उसमें से वेस्ट निकल जाएगा। खाद आपको सुखानी है, जैसे ये सूख रही है खाद। सूखने के बाद जब आप खाद छानेंगे तो आपका यूं है कि 10 से 12% वेस्ट उसमें फिर भी निकलेगा। जितनी आपकी अच्छी मशीन होती जाएगी उतना वेस्टेज कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो मशीन लगी है इसमें ग्राइंडर है, इसमें ग्राइंड हो जाता है। जैसे ये जो गोबर आप देखोगे, कई चीजें ना ऊपर सूख जाएंगी, ऐसे डली बन जाएगी,
तो ये जो ग्राइंडर मशीन है इसमें ये टूटती जाएगी और मिक्स हो जाएगी खाद में, तो आपका वेस्ट कम हो गया ना। एक और मशीन थी छोटी जो पहले मैंने यूज़ करी थी, हाथ वाली मशीन है वो, उसमें तो सर 25 से 30% से ज़्यादा तो वेस्ट निकल जाता है, तो आप उसमें क्या तो बचाओगे और क्या बेचोगे, है ना। तो मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राइंडर वाली लेनी है, ठीक है। लगभग 70-80 हज़ार से शुरू होकर और 1.5 लाख तक में आ जाती है ईजिली, है ना। आपकी कैपेसिटी मान लो 30 क्विंटल प्रति घंटा छान देगी ईजिली ये। आपको खाद छानने के बाद सर अब आता है मेन बात, आपको इसमें बेचना कहाँ है। किसान को बेचना है, ठीक है। जो आम किसान है भाई, पोली हाउस नेट हाउस वाला है, बाग बगीचों वाला है, या हिमाचल भेजो, JNK भेजो, NCR में दो, कहीं भी दो, किसान को देना है, होलसेल में देना है, ट्रेडर को देना है, या फिर नर्सरीज में देना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे चलना है, कोई झंझट नहीं। खाद उतारो, पैक करो, 50 किलो के फीड वाले कट्टे हैं, यूज्ड कट्टे भरो, इसमें 8 रुपये का कट्टा मिल जाता है आपको, सीलो खाद और भेजो एज इट इज। किसान आएगा खुद की ट्रॉली लेकर, आपकी लोडिंग है, पैसे देगा, आपसे ले जाएगा। ये है पहला ऑप्शन सर। इसमें आपका 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये किलो लोग बेचते हैं खाद, 7 रुपये से ऊपर नहीं जाता ऐसे में। हमारे क्षेत्र में जहाँ हम लोग बैठे हैं, हो सकता है कई क्षेत्र में गुजरात से जैसे लोग आए हैं तो वहाँ पर महंगा बिकता है खाद, महाराष्ट्र में है वहाँ पर महंगा बिकता है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी की बात करूँ मैं तो इस रेट में आपका जाएगा किसानों को। इसके बाद सर आप चाहते हैं रिटेल करना, रिटेल में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप दो डायरेक्ट कस्टमर्स को, आप अच्छे शहर में, बड़े शहर में रहते हैं, आप कस्टमर को दो, पैक करो 50 kg में, 10 kg में, 5 kg में, कस्टमर को डायरेक्ट दो, डोर टू डोर, नर्सरीज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू आप दो कस्टमर को, ठीक है। या फिर आप जा सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग में, जो कि स्टोर्स पर और इन जगहों पर रखी जाती हैं, जैसे मान लो ब्लिंकिट पर बेच रहे हैं लोग, या फिर बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पर आप बेच रहे हैं। वो पैकेजिंग सर मैंने खुद से अपने हाथ से ही देखी है, बनाई है। गुड़गांव में 110 रुपये किलो, 150 रुपये किलो का 1 किलो पैकिंग बिकता है वहाँ पर, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर बेचना चाहते हैं। अगर वो मार्केट चाहते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है, थोड़ी सी आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, पैकेजिंग पर पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, माल आपको ज़्यादा बनाना नहीं उसमें। अब ये सोचो कि 1 किलो खाद कहाँ तो हम 7 रुपये किलो बेच रहे हैं, कहाँ आप 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। लेकिन ये बिकेगा बल्क में, वो बिकेगा थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन आपको प्राइस जो है प्रीमियम देके जाएगा। पैकेजिंग का खर्चा पहले करना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख की आपकी पैकेजिंग बनेगी रिटेल वाली, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग पर आपका खर्चा खूब लगेगा, भले सोशल मीडिया से करो या एड्स चलाओ या किसी के थ्रू करो, किसी कंपनी के थ्रू, तो आपका वो मार्केट भी है दूसरा। अब हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये है कि शुरुआत करो ऐसे आप, ठीक है। पैकेजिंग बनाओ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बेचो जहां आप बेचना चाहते हैं, या फिर आपके जो शहरों में जो कस्टमर है, कोठी वाले हैं और हैं, जिनको 5-10 कट्टे हर महीने के चाहिए, क्योंकि क्या सर, माली है ना जो कोठियों में, उनको 50 रुपये, 100 रुपये का बैग का चाहिए। अब वो आपकी जो जरूरत ना हो पर वो 10 बैग लगाएगा आपकी कोठी में हर महीने के, ठीक है। अब हिसार में मान लो सेक्टर 14 में, तो वहां पर भी ऐसा है कि मैं देता था जब माल वहां पर, तो 10-12 कोठियां हैं जिससे माली से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो हर कोठी में 10 बैग लगाते हैं, मेरे तो 120 बैग हो गए महीने के। तो ऐसे सर्कल चलाओ, या फिर आप बड़े शहर में रहते हो, फिर नहीं तो हमारे जैसे भाई खाद बनाओ, किसानों से धीरे धीरे आपका कॉन्टैक्ट बनेगा। 2 किसान को दिया, उसको अच्छा लगा, उसने आगे रिकमेंड करा, फिर उसने आगे रिकमेंड करा, ऐसे करते करते आज हमारा एक इकोसिस्टम बन गया, 500-700 किसान जुड़ गए। अब वो क्या करते हैं, अब खाद इतने सर अभी भी वो इतने व्यस्त हैं जनेंद्र जी कि इतने ऑर्डर आ रखे हैं कि पूर्ति नहीं हो पा रही, है ना। 400 बैग देने हैं, 300 बैग देने हैं, रोज के ऑर्डर हैं, कहाँ से पूरा करें। फिर ये वाला मार्केट है, लेकिन मार्जिन कंपैरेटिवली कम, ठीक है। या तो आप 100 टन बेच लो सर, ठीक है, 5 रुपये में आप बेच रहे हो या 7 रुपये में बेच रहे हो, जिसमें भी बेच रहे हो, 10% के 15% के मार्जिन पे, ठीक है। या फिर आप सर 10 टन बेच लो, है ना, 30% के मार्जिन पे, 40% के मार्जिन, वो तो धंधा है प्योर, जैसे आपको उचित लगे। लेकिन होलसेल में सर, मैन्युफैक्चरिंग में ये जो धंधा है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 20 से 25% का धंधा मैन्युफैक्चरिंग में मैंने और कोई नहीं देखा, वर्मी कंपोस्ट के अलावा। आप लोग कहते हैं भाई 4 रुपये में हम बेच रहे हैं, 4 रुपये होलसेल का रेट है, भाई कोई बचत नहीं है और नहीं है, ठीक है। आप अगर प्रॉपरली कर रहे हैं सब चीज़ें मैनेज करके, ठीक है, आपका सर 3 रुपये में, 3.25 रुपये में भी बच रहा है, मान लो 3.20 में भी आपका तैयार हो रहा है, तब भी 20% का आप मार्जिन कमा रहे हो उसमें। 20% का सर नेट प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में बता दो किसमें, मैन्युफैक्चरिंग की, रिटेल नहीं, रिटेल में सर 100% भी है लोगों का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो तभी फिर ये चीज़ है कि लोग धीरे धीरे इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग में आते जा रहे हैं। क्यों? इसके बाद एक और सेगमेंट रह गया सबसे बड़ा, वो सेगमेंट क्या है सर, एक गवर्नमेंट टेंडर और एक एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के लिए क्या है सर, आपकी कंपनी कुछ 3 साल पुरानी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लिए भी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ पैकेजिंग है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपको ईजिली गवर्नमेंट टेंडर में अगर आपकी जान पहचान है तो ईजिली 7-8 रुपये, 10 रुपये किलो मिल जाएगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट में जान पहचान है तो 30-40 रुपये किलो आप ईजिली बेचोगे, क्योंकि अगला आगे 80 रुपये किलो बेच रहा
ड्यूटीज़ लग गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सब कुछ लगाने के बाद में आपका बहुत अच्छा मार्जिन उसमें आ जाएगा और जाएगा भी बल्क में। अभी हमारी बात चल रही है दुबई में एक्सपोर्ट करना है 500 टन हर 6 महीने में। अब वो आगे सर जिससे मेरी बात चली ट्रेडर से, वो 80 रुपये किलो दे रहा है आगे, ठीक है। अब मैं तो उसको 7 रुपये किलो थोड़ी ना दूंगा, मैं उसको 15 रुपये किलो दूंगा या 20 रुपये किलो दूंगा, ताकि अगला अपना मार्जिन रखेगा, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज भरेगा, फिर अगला उसको देगा, और माल भी 500 टन है, थोड़ा नहीं है। तो ऐसे मार्केट आपको आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद आपको उस हिसाब से करना। अभी आप एक एक करके अपने जो है सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे।